गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टे होम स्टडी चैनल पर। आज हम कक्षा 8 के चैप्टर फर्स्ट के विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति अभ्यास प्रश्न कराएंगे। पहले प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा इंटरनेट। ठीक है। दूसरा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर हार्वर्ड, आर्यभट्ट, विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सही होगा विक्रम साराभाई। तीसरा प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी, का आरंभ हुआ था कौन से वर्ष में हुआ? 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में। ये दो बार दे दिया है, तो हम इसमें से वर्ष 2005 ये हमारा सही होगा। चौथा प्रश्न है हमारा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं सौर ऊर्जा। ठीक है। अब आता प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है, व्यापार का अर्थ है, यहाँ पर ये खाली स्थान दे रखे हैं, ये पहले से इसमें भर दिए हैं, अभ्यास प्रश्न में हल करा रहे हैं हम। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। ख है इसमें मेट्रो रेल, बुलेट रेल और मोनो रेल परिवहन के नवीन साधन है। जो ब्लैक में दे रखा है वो आपकी बुक में खाली स्थान दे रखा होगा। ठीक है। अब आता है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ऑनलाइन कंपनियां हैं। आईसीटी योजना का आरंभ कब हुआ? 2004 में, ये अभी बताया। 3G और 4G, मतलब यहाँ से 3G है, ये प्रिंटिंग मिस हो गया है, यहाँ ये 3G आएगा। 3G और 4G मोबाइल के साधन हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। स्तंभ ख, अब पहले स्तंभ क में दे रखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आईसीटी, आईआरएस, रक्षा एवं प्रतिरक्षा और भूरी क्रांति। और इधर दे रखा है डीआरडीओ, उर्वरक के क्षेत्र में, शिक्षा के स्तर में सुधार, संचार का साधन, भारतीय सुदूर संवेदन। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संबंध है संचार का साधन, आईसीटी का शिक्षा के स्तर में सुधार, आईआरएस का भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, रक्षा प्रतिरक्षा डीआरडीओ, भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में। ठीक है, नोट करते जाना अपनी बुक में। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। ठीक है। तो पहला, भारतीय अनुसंधान समिति का राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? उत्तर है इसका 1962 में। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? 1962 में। अब चौथे प्रश्न का ख है, क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल। ठीक है। अब आता है, 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो यह है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? उत्तर है ई व्यवसाय और ई कॉमर्स। अब आता है, NEGME की शुरुआत कब हुई? NEGME की शुरुआत कब हुई? 18 मई 2006 में। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो भूतापीय ऊर्जा पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव वाली ऊर्जा है। ठीक है। इसरो का गठन कब हुआ? 1969 में। विनिर्माण से क्या समझते हैं? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करना है। तो उत्तर है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवसायी की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों की युक्ति संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधाता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। अब आता है प्रश्न 6, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? तो शिक्षा के क्षेत्र में
आईसीटी की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बनाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आता है प्रश्न 7, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। अब आता है प्रश्न 8, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? तो ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां हैं शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना, शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेही बनाना, विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सब हैं ई गवर्नेंस की। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न है, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं? तो उत्तर आएगा इसका, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित हैं। यह आपका पहला चैप्टर का अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित वस्तुओं में पहला है, दी गई तालिका में 10 प्रकृति प्रदत्त तथा 10 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो प्रकृति द्वारा प्राप्त और मानव निर्मित वस्तुएं, ये इन दोनों के नाम बताने हैं। तो मिट्टी, सूर्य, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चंद्रमा, खनिज, तारे, समुद्र, ये कैसे हैं? ये प्रकृति से प्राप्त है हमें, ठीक है। और ये मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। मोटर, मकान, साइकिल, उर्वरक, खिलौना, कपड़ा, कांच, हवाई जहाज, खेल का सामान, जलयान, ये हमारे मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहा गया है। और जो प्रकृति से प्राप्त होती है उन्हें प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन कहा गया है। बताए अधोलिखित तालिका को पूरा करना है। कैसे करेंगे अधोलिखित तालिका को पूरा? अभी ये छात्रों की जो एक्टिविटी हैं थोड़ा वो चल रही हैं, अभ्यास प्रश्न थोड़ा आगे आएंगे। अधोलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अब ये है कार्य, ये कार्य है कपड़ा धोना। तो उपयोग की जाने वाली मानव निर्मित वस्तुएं साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब आदि। भोजन पकाना, गैस स्टोव, सिलेंडर, तवा, आटा आदि। सिलाई मशीन, सुई, कपड़ा आदि। घर की सजावट के लिए फूलदान, फूल, सीनरी आदि। बुनाई के लिए ऊन, सलाई, ऊन आदि ये ज़रूरत पड़ती है। और मकान की सफाई के लिए झाड़ू, वाइपर और झाड़न आदि की सब ज़रूरत पड़ती है। दांतों की सफाई के लिए ब्रश की ज़रूरत होती है, टूथपेस्ट की ज़रूरत होती है। नहाने के लिए साबुन, बाल्टी, मग आदि की ज़रूरत होती है। ये तो सीधी सी बात है, सब बच्चे जानते ही होंगे। अब कृषि कार्य में उपयोगी वस्तुओं की सूची बनानी है। ये वस्तुएं और ये क्रम संख्या दे रखी हैं। तो खुरपी, कल्टीवेटर, उर्वरक, थ्रेसर, हल, ट्रैक्टर, कीटाणुनाशक, नलकूप, भैंसा गाड़ी, फावड़ा, ये आदि क्या है? कृषि कार्य में उपयोगी वस्तुओं की सूची है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के साबुनों का उल्लेख करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे विभिन्न प्रकार के साबुन, नहाने वाले साबुन अलग, कपड़ा धोने वाले साबुन अलग, बर्तन धोने वाले साबुन अलग। तो ये आपको बनाने हैं। ये है नहाने वाले साबुन, लक्स, डव, पियर्स, मोती, मार्गो। और कपड़े धोने वाले साबुन को हम अपवार्जक भी बोलते हैं, डिटर्जेंट इंग्लिश में, रिन, फेना, व्हील, घड़ी, निरमा। और ये हैं बर्तन साफ करने वाले साबुन, विम, निप और प्रिल, ठीक है। अब आए हैं ये अभ्यास प्रश्न। वही है, सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न होते हैं जिसपे सही के सामने टिक लगाना होता है। प्रश्न है, थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? स्टाइरोन, ठीक है। पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? नाइट्रोजन। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, गंधक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो हमें जो सही प्रश्न है उसके आगे टिक लगाना है।
अब आता है फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच कैसा होता है? हरा, नीला, पीला, बैंगनी। तो टिक लगाएंगे हम हरे पर। अब आता है खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है कठोर कांच, फोटोक्रोमिक कांच, फ्लिंट कांच, साधारण या मृदु कांच। हमारा सही प्रश्न होगा मृदु कांच। अब आते हैं सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित की। सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत चिन्ह अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित करना है। पहला है फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडीन मिलाया जाता है, ये सही है। रेयान एक प्राकृतिक रेशा है, ये गलत है क्योंकि ये मानव निर्मित रेशा है। सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, सही है। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, गलत। नीचे दिए गए प्रश्नों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है, ये सूती है। ये सूती रेशम ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। साबुन किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। अब आता है प्रश्न चौथा, संक्षेप में उत्तर देना है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? प्रकृति में हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं प्रकृति से, ठीक है। हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं प्रकृति द्वारा। प्रकृति द्वारा जो प्राप्त होती हैं वस्तुओं को हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। और जो वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं, प्रश्न 4 है संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को ही हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, वायु आदि। और जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। अब बताइए कि नहीं 4 प्रकार के कांच के नाम लिखिए। तो कांच 4 प्रकार का होता है, साधारण कांच या मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट कांच और फोटोक्रोमिक कांच। प्रश्न गा है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखने हैं। तो पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मारोधी परत चढ़ाने में, और एक्रिलिक का उपयोग कार व ट्रकों की खिड़कियों में, बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। इन्हीं से ऑब्जेक्ट बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाते हैं कि निम्न में से प्लग कौन सी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो जैसे प्लग किसके बनाए जाते हैं? बेकेलाइट के। कंघी किसकी बनाई जाती है? बेकेलाइट की। अब आते हैं साबुन और अपमार्जक में अंतर। क्या अंतर है? साबुन यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। नंबर 2, कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। इस प्रकार न तो झाग बनती है और न ही सफाई होती है। अब अपमार्जक देखते हैं। ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बने होते हैं। ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं। इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। अब आता है मृतिका क्या है? उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को हम मृतिका कहते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? संश्लेषित रेशे क्या है? मानव निर्मित रेशे जैसे रेयान,
नायलॉन, टेरिलॉन, डेक्रान, टेरीन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्राय ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं। अब मैचिंग द फॉलोइंग, खंड क है, ये खंड ख है। तो मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं जिन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। प्रश्न 6 है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः होती रहे। नंबर 2, फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। नंबर 3, भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। अब आता है, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं। यहाँ प्रिंटिंग मिस हो गया है। हम धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। और सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। अब आता है, जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय में अंतर बताना है। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे कागज, सूती, मिट्टी, कपड़ा, ये जो पदार्थ है मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं। और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो मिट्टी में आसानी से नहीं मिलते हैं। तो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, थैलियाँ, पॉलीथीन आदि। इसीलिए ये आजकल पॉलीथीन पर बैन लगाया जा रहा है, क्योंकि ये मिट्टी में आसानी से विघटित नहीं होती हैं।